ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 26 स्टार्ट करेंगे, निबंध लेखन। यस बेटा, आज हम सीखेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखिए, जुड़िए और समझिए। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी हमारे जो परिचित होते हैं, हम उन विषयों को हम जानते, हमसे परिचित होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते भी हैं, देखते भी व पढ़ते रहते हैं। जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे मौसम आदि। तो इन पर हमें जिन विषय से हम परिचित होते हैं, उन्हीं के विषय पर हमें निबंध लिखना होता है। देखिए, अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? देखिए, निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाएं तथा अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देना चाहिए। निबंध की जो भाषा वो सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो निबंध, यदि आप कविता की पंक्ति, सूक्तियों, मुहावरों का प्रयोग करते हो तो निबंध और भी प्रभावशाली हो जाता है। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और विषय से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जो विषय उसी पर रहे, और शब्द सीमा पर भी ध्यान रखें, कितने शब्दों पर आपको निबंध लिखना है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें, यानी जो जो आपको पहलू दिए गए हैं, संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन सभी पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी जो भी आप अनुच्छेद बनाओगे, पहरे बनाओगे, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, विषय से हमें नहीं भटकना है। उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए, जो निष्कर्ष दोगे वो प्रभावशाली हो। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी भाषा की शुद्धता, वर्तनी, स्पेलिंग्स पर ध्यान, लेख की स्वच्छता यानी अच्छे से लिखें, और विराम, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए निबंध को लिखना चाहिए। तो ये थी आवश्यक बातें निबंध लिखते हुए एक अच्छा निबंध लिखने की। ठीक है, आगे देखिए निबंध के अंग। अब हम देखते हैं निबंध। सबसे पहले निबंध मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं इसके। सबसे पहले भूमिका लिखा जाता है। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिख दी जाती है। इसके विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें विषय का यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। फिर सेकंड होता है विषय विस्तार। इसमें 3 या 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। तो सबसे पहले 3 अंग होते हैं निबंध की: भूमिका, विषय विस्तार। अब आगे देखें, जैसे उपसंहार, यह निबंध के अंत में, थर्ड है उपसंहार। निबंध के अंग में थर्ड कौन सा? उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिख दिया जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। निबंध के प्रकार देखें। निबंध मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। ये तो थे निबंध, तीन अंग थे निबंध के। कौन कौन से अंग थे? सबसे पहले भूमिका, फिर विषय वस्तु, फिर उपसंहार। अब प्रकार देखें। सबसे पहले होता है विवरणात्मक। यात्रा, घटना, मैच, मेला, यानी किन किन पर हम निबंध लिखते हैं। ऋतु, सह समरण आदि का विवरण लिखा जाता है। वर्णनात्मक में जैसे स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। विचारात्मक में किसी समस्या, स्थिति, विचार, घटना आदि पर पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखे जाते हैं। भावात्मक में ऐसे निबंध मन के भाव, क्रोध, वीरता आदि तथा सूक्तियों पर आधारित होते हैं। आगे के पृष्ठों पर छात्रोपयोगी कुछ निबंध नमूने के तौर पर देखे जा रहे हैं। यानी जो आगे के पृष्ठ अब आप देखोगे तो वहां पर मैंने आपको 2 निबंध आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं, उन्हीं को अब हम समझाएंगे। ठीक है, अब हमने समझा कि 4 प्रकार होते हैं निबंध के। विवरणात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं और भावात्मक होते हैं। ठीक है, अब देखिए निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए बेटा, कन्या भ्रूण हत्या क्यों, इस पर आप अपना ये जो निबंध है इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। पहले से समझिए। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या क्यों, यानी कन्या को गर्भ में ही क्यों मार दिया जाता है। ठीक है, इसके विषय में यदि आपको बोला जाए निबंध लिखे तो कैसे लिखेंगे। पहले आपको ना रूपरेखा दे दी जाती है। ठीक है, उसी रूपरेखा के आधार पर आपको निबंध लिखना है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ बताना है। ठीक है, हर वर्ग में यह प्रवृत्ति फैली हुई है। कैसे? स्त्री मुख्य रूप से उत्तरदायी है इसके लिए। वो कैसे?
मानसिकता में बदलाव हो गया है और उपसंहार। यानी आपको इन 5 जो आपको रूपरेखा दे दी गई है इन्हीं पर आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ, पहली हेडिंग बनाकर, और फिर उस पर क्या लिखोगे, यहां से पहला पारा, यहां से लेकर यहां तक पहला पहरा बन जाएगा, फर्स्ट पैरा। ठीक है, लिखोगे कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ, और फिर लिखोगे कि समाज में स्त्री को 2 दर्जा ही दिया जाता है। 2 होता नीचा दर्जा, उसे गौण या महत्वहीन प्राणी ही माना जाता। गौण होता छोटा और महत्वहीन प्राणी माना जाता है उसे। इस कड़ी में कन्या भ्रूण हत्या एक अमानवीय व निकृष्ट कार्य है जो स्त्री जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसके लिए स्त्रियों के प्रति दूषित मनोवृत्ति है, बुरी मनोवृत्ति और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां होती हैं, प्रवृत्तियां जिम्मेदार हैं। कन्या को इस प्रकार से गौण मान लिया गया है कि अब उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लाखों की संख्या में लड़कियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा जिसकी हेडिंग थी कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ। अब सेकंड हेडिंग बनाओगे, हर वर्ग में यह प्रवृत्ति फैली हुई है। ठीक है, और सेकंड हेडिंग बनाते ही फिर आप उसमें क्या लिखोगे सेकंड पैरे में, कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति केवल गरीबों में ही नहीं है अपितु यह प्रवृत्ति अमीरों में भी व्यक्त है। गरीब व्यक्ति विवाह खर्च से डरते हुए भ्रूण हत्या को जायज ठहराने का कुतर्क देता है, यानी उसके विषय में बुरा तर्क हमें देता है, परंतु संपन्न वर्ग के पास कोई आधार नहीं है। यह सिर्फ दूषित मानसिकता का ही प्रभाव है, यानी सभी जगह क्या है, दूषित मानसिकता का ही प्रभाव फैला हुआ है। तो ये यहाँ तक आपको सेकंड पैरा बन गया। ठीक है, अब थर्ड पैरा में क्या था, थर्ड क्या बनाएंगे हेडिंग, स्त्री मुख्य रूप से उत्तरदायी। थर्ड हेडिंग क्या रहेगी, स्त्री इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वो कैसे है देखें सभी, थर्ड में लिखोगे, थर्ड हेडिंग बनाकर, गरीब तो आप पहली संतान लड़की होने के बाद से यह गलत कदम उठाता है, परंतु संपन्न वर्ग प्रथम संतान ही लड़का चाहता है। उसका प्रमुख कारण रूढ़िवादी मानसिकताएं हैं। रूढ़िवादी होती हैं कि पहले से चली आ रही मानसिकताएं, उन्होंने अपने आप को मतलब कि ऐसा तैयार कर लिया है कि वो उस मानसिकता से आगे निकलना ही नहीं चाहते। परीक्षण के दौरान अगर लड़की मिलती है, यानी टेस्ट करने के दौरान यदि लड़की मिलती है तो वह उसे गर्भ में ही समाप्त कर देता है। आगे देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे फोर्थ, मानसिकता में बदलाव और उपसंहार वाला पहरा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इस तरह संसार का उजाला देखने से पहले उस मासूम को मृत्यु के अंधकार में धकेल दिया जाता है। बहू की चाहत सभी को होती है, परंतु बेटी को जन्म देने वाली बहू को कभी सम्मान ही नहीं दिया जाता। अब फोर्थ पहरा हमने बनाया है मानसिकता में बदलाव। ठीक है, फोर्थ पहरा मानसिकता में बदलाव कैसे, आज एक और जहां नारी की को पुरुष के समकक्ष माना जाता है, उसके समान माना जाता है, वहां दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति क्यों बलवती हो रही है, यानी प्रभावशाली हो रही है, इसका उत्तर नहीं मिलता। कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्योंकि वो रूढ़िवादी सोच रखती हैं, और साथ में वह माँ भी जिम्मेदार है जो दबाव में अपनी कोख में ही बेटी को समाप्त करने का निर्णय लेती है। आखिर एक नन्ही सी मासूम जान की हत्या के समय उसका स्नेह और दया कहाँ चली जाती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आप पहरा बनाओगे उपसंहार। उपसंहार हेडिंग डालकर लिखोगे, इस समस्या का समाधान नारी के पास ही है। वह कहीं बेटी है तो कहीं माँ, कहीं सास है तो कहीं बहू। भले ही हमारा समाज पुरुष प्रधान हो, परंतु आज नारी हर क्षेत्र में आगे है। नारी के बिना संसार अधूरा है। यह नारी की ही गलती है जो मौन साध कर, यानी चुप रहकर अत्याचार सहती है, और जो आंख बंद करके कन्या पर अत्याचार करती है। उस नन्ही सी जान की चीख सुन संसार की सारी ऊंचाइयों को तोड़कर न रख दे। इससे पहले हमें चेत जाना होगा, हमें यानी सचेत होना होगा, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा। तो ये ऐसे हमने 5 हेडिंग बनाई। ठीक है, और उन 5 हेडिंग्स के दौरान हमें उनके अंदर हमें क्या लिखना था वो हमने समझा। तो ऐसे हमें रूपरेखा दे दी जाती है और हमें ऐसे निबंध लिखना होता है। तो इसे अपनी फिर नोटबुक में लिखें भी और याद भी करें। एक और निबंध याद कर लेते हैं, देखिए सभी सेकंड निबंध अपनी फेयर नोट में ये लिखोगे आप, सब पढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सब पढ़ो आगे बढ़ो, इसमें हमें रूपरेखा दी गई है। उन्हीं रूपरेखा को हेडिंग बनाते हुए हम उनके विषय में लिखेंगे।
पहली रूपरेखा में भूमिका लिखेंगे, फिर हम सेकंड हेडिंग बनाएंगे मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, फिर भारत की शिक्षा प्रणाली के इतिहास के विषय में लिखेंगे, फिर वर्तमान व्यवस्था और सरकार के प्रयास। ठीक है, फर्स्ट पैरे में लिखोगे आप भूमिका। भूमिका लिखने के बाद लिखोगे उसमें शिक्षा मनुष्य और समाज के उत्थान का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है, यानी उसका पूरी तरह से विकास करना है। ये भूमिका में लिखोगे। उसके बाद मानव जीवन में शिक्षा का महत्व हेडिंग डालकर लिखोगे शिक्षित व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है, यानी आगे बढ़ाता है। अशिक्षित व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक और आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। अशिक्षा का प्रभाव देश की उन्नति और विकास में बाधक होता है। तो यहाँ तक हमने 2 हेडिंग डालकर यहाँ से ऐसे लिखना है। फिर थर्ड है भारत की शिक्षा प्रणाली का इतिहास। फिर हमें बताना है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका इतिहास क्या था। तो थर्ड हेडिंग डालकर आपको ये लिखना है प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु था। दूर देशों से हजारों शिक्षार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आते थे। यानी बताया गया जो प्राचीन काल में, यानी सबको कहा गया है कि सब पढ़ो और आगे बढ़ो। तो प्राचीन काल की स्थिति पूछी गई है कि भारत की शिक्षा प्रणाली का इतिहास कैसा था। तो प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भारत सबका गुरु था। दूसरे देशों से हजारों विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। समय के साथ साथ आक्रमणकारियों के हमलों और दास्तां ने, यानी जब हम गुलाम हो गए तो हमारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया। हम पर राज करने वाले विदेशी शासकों ने हमारी शिक्षा प्रणाली समाप्त करके अपनी शिक्षा पद्धति हम पर लाद दी। धीरे धीरे शिक्षा केवल उनके लिए आवश्यक मानी जाने लगी जो नौकरी प्राप्त करना चाहते थे। यदि नौकरी प्राप्त करना चाहते थे तो शिक्षा उनके लिए आवश्यक थी, नहीं तो शिक्षा आवश्यक नहीं मानी जाती थी। तो ये था शिक्षा प्रणाली का पहले का इतिहास। अब वर्तमान व्यवस्था कैसी हो गई है उसके विषय में, यानी फोर्थ हेडिंग हम डालकर लिखेंगे वर्तमान व्यवस्था। अब वर्तमान व्यवस्था के विषय में देखें क्या हो गया वर्तमान व्यवस्था में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई है। शिक्षित जनता इस प्रकार की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अधिक सक्षम है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कर्तव्य अधिकारों के प्रति सजग होता है, उतना अशिक्षित व्यक्ति नहीं हो पाता। जो पढ़ा लिखा होगा वही अपने कर्तव्य अधिकारों के प्रति सजग होता है, अशिक्षित व्यक्ति नहीं हो पाता। आगे हम यहाँ से करेंगे कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क होती मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और जिसका अर्थ होता है कि सभी शिक्षित हो। तो ये था वर्तमान व्यवस्था की क्या क्या किया गया है। अब फोर्थ हेडिंग हम डालेंगे एंड लास्ट ये वाली जनता के प्रयास, यानी जनता के प्रयास क्या रहे हैं, सरकार के प्रयास। सरकार के क्या प्रयास रहे हैं इसमें कि सब पढ़ो आगे बढ़ो में सरकार ने अपना किस प्रकार से योगदान दिया है। देखें सभी, देखिए सभी को अक्षर और हिसाब किताब का ज्ञान अवश्य प्राप्त हो। ये सरकार ने बोला कि सर्वप्रथम केरल ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल किया। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी अपने प्रयास बढ़ा दिए। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि यदि माता शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएगी। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। हम सभी को समाज को शिक्षित बनाने में योगदान देना चाहिए। यदि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति केवल एक ही अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित बनाने में योगदान दे तो राष्ट्र से अशिक्षा का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। तो सरकार के द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ये आज हमने पढ़े कि सरकार ने, मतलब कि सरकार अपने प्रयत्नों में कहां तक आगे बढ़ी है। तो सब पढ़ो आगे बढ़ो ये निबंध भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।